हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आज हम लोग जनरल साइंस का एक और टॉपिक लेकर आए हैं जो केमिस्ट्री का है, मैटर, जिसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं क्या? पदार्थ या द्रव, कुछ भी कह सकते हैं, पदार्थ भी कहते हैं, मेन पदार्थ। ये जो टॉपिक है ये आपके कई कम्पिटेटिव एग्जाम पूछा जाता है और पूछा गया है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस ये इसी के अंदर आते हैं। इवेपोरेशन हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, यहीं से क्वेश्चन आता है। को आप कोई भी एग्जाम दे, छोटे से बड़ा एग्जाम दे, सब जगह पूछा जाता है। टीचिंग एग्जाम में तो खासकर पूछा जाता है, तो आपको उसी से अकॉर्डिंग इसको पढ़ना है। तो सबसे पहले आता है मैटर, जिसे लोग पदार्थ कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि साइंटिस्ट ने क्या कहा, जितने मटेरियल हैं वो, जो हम लोग खाना खाते हैं, पत्थर हो गए, क्लाउड्स हो गए, बादल हो गए, स्टार्स हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल हो गए, जबकि एक पानी का बूंद और और रेत का एक छोटा सा कण, ये सब मैटर है। ये किसने? साइंटिस्ट ने कहा, और साइंटिस्ट ने इसका नाम इसलिए मैटर दिया। कहने का मतलब कि जो भी चीज़ जिसका मास है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, जगह घेरती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं या मैटर कहते हैं। अब आता है एग्जाम्पल ऑफ मैटर, नॉन मैटर। कुछ मैटर के आपको एग्जाम्पल पता है, कभी डायरेक्ट पूछ लेता है, जो लोअर लेवल के एग्जाम होता है डायरेक्ट पूछ लेता है कि ये मैटर है कि नहीं है। तो चेयर हो गया, एयर, कोल्ड ड्रिंक, ग्लास। और नॉन मैटर लव, हेट, स्मेल, थॉट। जो जहाँ पर भी आपको एग्जाम्पल देख के समझ में आ जाएगा कि अगर वो वेट, मास है उसका और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो मैटर है, नहीं तो नहीं है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं जो है 5 हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस सबको पता होती हैं। चौथी है प्लाज्मा, और पांचवी है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। जो दो नहीं है, इनसे भी क्वेश्चन पूछा गया कई बार, तो ये भी हम पढ़ाएंगे आपको। सबसे पहला तो सॉलिड। सॉलिड का मतलब ठोस। कुछ 5-6 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। इनका जो शेप होता है डेफिनेट होता है, इनके शेप में आप चेंज नहीं कर सकते हो खींच उच के। डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है, इनकी जो जो सीमाएं होती हैं, जो बाउंड्रीज होती हैं, वो स्पेसिफिक फिक्स रहती हैं। आप उसको देख के कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको अगर ज्योमेट्री बॉक्स दूंगा तो ज्योमेट्री बॉक्स में बता पाओगे कि अच्छा ये इसका ही बाउंड्री ये है। आप उस बाउंड्री को टच करके बता पाओगे। इनका वॉल्यूम भी फिक्स रहता है। नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, इनको ना के बराबर दबाया जा सकता है। ठीक, ना के बराबर इनको दबाया जा सकता है। हाँ, एक केस है, वो सॉलिड ब्रेक कर सकता है, वो टूट सकता है। कब? जब उस पर आप जबरदस्ती फोर्स लगाओ, ठीक, एक्सटर्नल फोर्स लगा दो तो वो टूट सकता है। ठीक, ये भी चीज़ है। दे आर रिजिड, कैनॉट फ्लो मैक्सिमम। ये रिजिड होते हैं, मतलब दृढ़ होते हैं। ये फ्लो नहीं कर सकते। ठीक, मतलब ये तैर नहीं सकते। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। कुछ जो पॉइंट है ये उसी से रिगार्डिंग है कि व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट ए सॉलिड? क्या जो रबर बैंड होता है उसको आप स्ट्रेच करते हो तो क्या वो, उसका शेप चेंज होता है, और ये क्या वो सॉलिड है? तो पहली बात, जो रबर बैंड होता है उसका शेप चेंज होता है जब उस पर हम फोर्स लगाते हैं। ठीक, और जब फोर्स हटा लेते हैं तो अपना वापस सेम शेप को ले लेता है। ठीक, अगर आप ज़्यादा फोर्स लगा दोगे उस रबर बैंड तो टूट जाएगा। ये सिंपल इसका कॉन्सेप्ट है रबर बैंड का। What about sugar and salt? What kept in different jars? These take the shape of the jar. Are they solid? क्या जो शुगर और सॉल्ट है, क्या इसको आप जिस जार में डालो उसका शेप ले लेंगे? बट पहली बात तो आपको ये समझना है, जो शुगर और सॉल्ट होता है ये क्रिस्टल फॉर्म में होता है। ठीक, द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स। जो भी सॉल्ट और शुगर का जो क्रिस्टल होता है, वो जो कण होता है कह सकते हैं, वो फिक्स रहता है शेप। वेदर वी टेक इट इन आवर हैंड, उसको आप अपने हाथ में लो, प्लेट में लो या जार में, किसी भी बर्तन में डाल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका शेप वही रहेगा। थर्ड आता है व्हाट अबाउट स्पंज, जो सोख्ता टाइप का होता है, अगर आपने देखा होगा। इट इज ए सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस, क्या वो जो सॉलिड उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं? वाई, क्यों कर सकते हैं? ए स्पंज हैज मेनेट होल्स। स्पंज में आपको देखो छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे एयर पास करता है। ठीक, वो एयर को जब दबाते हो, निकल के छोड़ते हो, फिर एयर ट्रैप, एयर उसके अंदर चली जाती है। When we press it, the air is expelled out and we are able to compress. जब हम उसको प्रेस करते हैं तो एयर बाहर निकल जाती है और पिचक जाता है, और जैसे उसको हम वापस नॉर्मल पोजीशन में लाते हैं, एयर वापस आ जाती है, तो वापस वो आ जाता है। अब जिस इस टाइप के जो चेयर बनते हैं, चेयर हो गए, जो सीट्स हो गई, किसी भी चीज़, कार की, बाइक की, साइकिल की, तो सब में कुछ ऐसी कॉन्सेप्ट रहता है। ठीक, तभी अब वो कंफर्टेबल रहता है। तो इस सॉलिड के बारे में कुछ है। बात है लिक्विड। लिक्विड का सबसे मेन पॉइंट है कि इसका कोई शेप नहीं होता, इसका वॉल्यूम फिक्स रहता है।
आप इसको किसी भी बर्तन में डाल दोगे उसका ये शेप ले लेगा, बट क्या होता है इसका जो वॉल्यूम होता है उसका जो शेप होता है वो फिक्स नहीं है। आप 1 लीटर पानी को बोतल में भर दो तो उसका शेप ले लेगा, उसको एक ग्लास में, एक जग में डाल दो उसका शेप ले लेगा, एक प्लेट में डाल दो उसका शेप ले लेगा। लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप, ये फ्लो करता है, जो द्रव है ये इसका बहाव होता है और ये अपना आकार उसी अकॉर्डिंग बदलता रहता है। दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड, ये दृढ़ नहीं होता, रिजिड नहीं होता, ठीक है, एक ही जगह टिके नहीं रहते हैं, ये तरल होते हैं, फ्लो करते रहते हैं। लिक्विड और कंप्रेसिबल, जो लिक्विड होता है इसको क्या कर सकते हो आप, कंप्रेस कर सकते हो, दबा सकते हो। कैसे? पानी का गुब्बारा लिया आपने, पानी भरा है, उसको आप प्रेस करोगे तो क्या होगा, वो उस चीज़ का शेप चेंज होगा। उसके बाद पानी, आपने पाइप देखा होगा, पाइप को प्रेस दबा सकते हो, कंप्रेस करोगे तो क्या, जब जगह कम होगी तो उस पानी का प्रेशर बढ़ जाता है, तो इसलिए इसको कंप्रेस कर सकते हैं लिक्विड को। फिर आता है गैस। गैस स्टेट थर्ड स्टेट है स्टेट ऑफ मैटर की, इसका कोई शेप नहीं होता, ना ही इसका कोई वॉल्यूम होता है, ठीक, ये फ्लो तो कर सकता है, ये नहीं, ये रिजिड रिजिड कुछ नहीं होता, ठीक, गैस में। ये हाईली कंप्रेसिबल होता है, इसको आप कंप्रेस कर सकते हो, ठीक, ये हाईली कंप्रेसिबल होता है, ये चीज़ आपको तो जानना है। बताएंगे और भी चीज़ इनके बारे में, देखो अगर हो गए हम लिखा है इसके बारे में कि कंप्रेसिबल वाला, नहीं लिखा, आपको ये बता देते हैं, ठीक ठीक। अब क्या हाईली कंप्रेसिबल का मतलब है, आप जानते होंगे किसके बारे में, एलपीजी, सीएनजी, इनके बारे में जानते होंगे, CO2। अब जो एलपीजी हमारे घर में आता है, इसको इतना कंप्रेस करके भरा जाता है कि ये लिक्विड फॉर्म में रहता है उसके अंदर, ठीक, किसी सिलेंडर के अंदर। सीएनजी का सेम भी, इसको भी हाईली कंप्रेस करके भरा जाता है, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस इतना कंप्रेस करके भरा जाता है, ठीक, उस सिलेंडर में। CO2, CO2 जो हम फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करते हैं, आग लगने पर जो इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर CO2 भरा जाता है। CO2 को इतना, सोचो इतना प्रेशर से भरा जाता है, जब उसमें निकलता है तो वो आपको CO2 नज़र आता है, वाइट वाइट, और CO2 आपको नज़र आता है जब भी CO2 फायर एक्सटिंग्विशर से बाहर निकलता है, ठीक। तो ये कुछ इसके एग्जांपल गैस के हैं। फोर्थ स्टेज जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लाज्मा, ये फोर्थ स्टेट है मैटर की। इसका जो फॉर्मेशन होता है ये बनता है हाई टेम्परेचर पे, मतलब कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तभी इसका निर्माण होगा, ठीक। दिस पार्टिकल आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड, ये आयंस के फॉर्म में होते हैं, ठीक, जो गैसेस आयंस होते हैं उस फॉर्म में इसके पार्टिकल पाए जाते हैं। इसलिए इनको आपने ट्यूबलाइट देखी पहले वाली, उनमें भरा जाता था, जो पहले ट्यूबलाइट होती थी उनका गैस भरी जाती है ना, कुछ ऐसे प्लाज्मा पार्टिकल्स भरे जाते थे जिससे वो ग्लो करता, शाइन करता था। एग्जाम्पल सन हो गया, स्टार हो गया, ये ग्लो करते हैं क्यों, प्लाज्मा के प्रेजेंस के कारण ही ग्लो करते हैं इनमें, और इनका टेम्परेचर हाई होता है इसलिए अच्छे से ग्लो कर पाते हैं। सन हो गया, फ्लोरोसेंट ट्यूब हो गया, ट्यूबलाइट जो पहले ट्यूबलाइट आती थी मोटी वाली, मोटी वाली ट्यूबलाइट आपने देखी ना, उसमें उसको भरा जाता है, ठीक। तो ये फोर्थ स्टेज कौन सी, प्लाज्मा की है। इतना आपको याद रखना है, इसका फॉर्मेशन हाई टेम्परेचर पे होता है, इसी जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं आयनस गैस के फॉर्म में, आयंस के फॉर्म में होते हैं गैसेस, ठीक। और जो सन हो गया, स्टार हो गया, ये जो चमकते हैं, ग्लो करते हैं, ये प्लाज्मा के प्रेजेंस के कारण ही करते हैं। फिर आता बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ये फिफ्थ स्टेट है मैटर की, ये उसका जस्ट अपोजिट है, ठीक, किसका, प्लाज्मा का जस्ट अपोजिट है। ये इसका जो फॉर्मेशन होता है वो लो टेम्परेचर पे होता है, कहाँ पे होता है, लो टेम्परेचर पे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का फॉर्मेशन होता है। इसका एग्जांपल है सुपर कंडक्टर, जितने सुपर कंडक्टर होते हैं, ठीक, वो इसका एक अच्छा एग्जांपल है। तो यहाँ से आपका एग्जांपल ही पूछेगा, वो आपको एग्जांपल पता होना चाहिए। और द बॉइलिंग पॉइंट, ये भी इसी पार्ट है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, जिस तापमान में कोई भी लिक्विड उबलने लगता है, उसी को क्या क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक मतलब उसी को क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। फॉर वाटर एट द फॉर वाटर का टेम्परेचर क्या है, 373 केल्विन, 273 केल्विन में 100 डिग्री सेल्सियस को हम लिख सकते हैं केल्विन में ही है। और अगर डिग्री सेल्सियस में पूछो तो 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे कोई भी चीज़ उबलना शुरू हो जाती है। फिर सब्लिमेशन। सब्लिमेशन पूछा गया कई बार, स्कूल में पूछा जाता है और कंपटीशन में पूछा गया है।
इससे एग्जाम्पल पूछेगा सब्लिमेशन को, बताऊंगा मैं। ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, वो प्रोसेस जिसमें कोई भी चीज, कोई भी स्टेट सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदलता है। लिक्विड का कोई रोल नहीं है, लिक्विड में नहीं बदलता, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बदलता है, उसी को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। पढ़ लेते हैं, ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधा गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक, ये देखिए सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदलेंगे उसको सब्लिमेशन कहते हैं, और गैस से डायरेक्ट सॉलिड में बदलेंगे उसको डिपोजिशन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल कपूर हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, नेफ्थलीन हो गया, ड्राई आइस हो गया, शुष्क बर्फ जिसे कहते हैं। ठीक, ड्राई आइस। ठीक, ये सब किसके एग्जाम्पल, सब्लिमेशन के। ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। आपको इंपॉर्टेंट क्या है, ये सब एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल इससे पूछता है। उसका ये केस है, जब कोई चीज़ सॉलिड से लिक्विड में बदलती है तो फ्यूजन होता है। ठीक, और लिक्विड से कोई गैस में बदलता है वेपराइजेशन होता है, और जब गैस से कोई चीज़ सॉलिड में बदलती है तो उसे डिपोजिशन कहते हैं। वो चीज़ डिपोजिट होती जाती है और उससे सॉलिड फॉर्म में बदल जाती है बिना लिक्विड में जाए। इसका ऑपोजिट, लिक्विड सॉलिड में बदलने का सॉलिडिफिकेशन होता है। पानी को आप फ्रिज में रख दो, जम जाएगा तो बर्फ बन जाए, सॉलिडिफिकेशन हो गया। ऐसे ही गैस को लिक्विड में बदलने कंडेंसेशन होता है, कंडेंस किया जाता है। आपने अगर कोई ग्लास पानी लो फ्रिज से निकाल के, तो आप देखो उसके बाहर पानी की बूंदें बन जाती हैं। बाहर तो कोई पानी था नहीं, बट वह जो एटमॉस्फेयर में जो वेपर था, वही जब उससे कांटेक्ट में आया तो उसका वो कंडेंस होने लगा, वो गैस से क्या बन गया, लिक्विड बन गया। इसलिए हमको बाहर ग्लास के बाहर ही पानी नजर आता है। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है, जो पानी भाप बन के उड़ता है। ठीक, कहने मतलब ये है, द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इसको क्या कहते हैं, इज कॉल्ड इवेपोरेशन। मतलब कि वो फिनोमेना जब कोई लिक्विड वेपर में बदलता है बॉइलिंग पॉइंट के नीचे किसी भी टेम्परेचर पे, उसको इवेपोरेशन कहते हैं। और ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, जो सबसे ऑथेंटिक कह सकते हो आप, जो आपको काम देगी हर जगह। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, कोई भी जो लिक्विड वेपर में बदलता है किसी भी टेम्परेचर पे, बॉइलिंग पॉइंट के नीचे, बॉइलिंग पॉइंट के नीचे किसी भी टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड जो वेपर में बदलता है उसी को इवेपोरेशन कहा गया है। ठीक, अभी इसका टेम्परेचर नहीं, ये अब कुछ कुछ फैक्टर होते हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं। ठीक, जो इवेपोरेशन वाष्पीकरण जो होता है उसको इफेक्ट करने का कुछ कारक है। पहला सरफेस एरिया, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा ह्यूमिडिटी और चौथा विंड। सरफेस एरिया कैसे करता है, अब कोई चीज़, कोई लिक्विड ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है तो ईजिली भाप बन के उड़ जाएगा। अब कोई कम एरिया में फैला है तो उसको टाइम लगेगा भाप बनने में। जैसे एक आप छत पे एक गिलास रख दो पानी भर के, और एक बड़ा सा टब टाइप का कुछ रख दो। ठीक, दोनों भाप बनेगा दोनों से बनेगा। बट आप देखोगे जो टब वाला है उसका, उससे जो क्या कहते हैं, इवेपोरेशन ज़्यादा हो रहा है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया ज़्यादा हो रही है, क्योंकि उसका एरिया ज़्यादा है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट ये आता है कि जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। फिर दूसरा टेम्परेचर, जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की वो बढ़ जाती है, जिससे वो जल्दी से जल्दी वेपर स्टेट में बदलने लगते हैं। तो कहने मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो वेपर स्टेट में बदलना शुरू कर देते हैं। जैसे पानी आप उबाल रहे हो, उसको ज़्यादा तेज उबालो तो जल्दी जल्दी पानी भाप बन के उड़ने लगेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए तो बहुत तेज तेज भागते हैं वो। फिर आता है ह्यूमिडिटी, जिसे हम लोग आर्द्रता कहते हैं। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। जो आसमान में वाटर वेपर प्रेजेंट है उसी को क्या कहा गया, ह्यूमिडिटी कहा गया। ह्यूमिडिटी मतलब क्या कहते हैं, आर्द्रता, जिसे हम लोग उमस भी कहते हैं। अगर आसमान में आपको बादल दिख रहे हैं फिर भी हम लोग को गर्मी लगती है, क्यों लगती है, वो जो वाटर वेपर का जो मात्रा है वो ज़्यादा हो गई, किसमें, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर की मात्रा ज़्यादा हो गई है। जब ज़्यादा हो गई है तो क्या होता है, हमको उमस लगती है, क्योंकि जो हमारा शरीर में पानी है वो भाप बन के उड़ नहीं रहा है। जब उड़ेगा नहीं तो हमको पसीना आएगा, गर्मी लगेगी। एग्जाम्पल इसका है, इफ द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एयर इज हाई द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज। कहने मतलब कि अगर आसमान में वाटर की मात्रा ज़्यादा है तो जो इवेपोरेशन हो, जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी वो धीरे होगी। जैसे दो फिगर दिख रहे हैं आपको, एक तरफ बादल ज़्यादा है,
ठीक, उसमें पानी की मात्रा भी ज़्यादा है, तो जो कपड़े आप डालोगे उसको सूखने में टाइम ज़्यादा लगेगा और पानी भाप बन के कम उड़ेगा। एक तरफ जिधर बादल कम है और पानी की मात्रा उसमें कम है तो आपके कपड़े जल्दी सूखेंगे और जो अगल-बगल जो तालाब वालाब होंगे उनसे पानी भाप बन के उड़ेगा। तो ये क्या होता है, उल्टा होता है। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया कम होगी, मतलब इवेपोरेशन कम होगा, और अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। फिर आता है विंड। विंड मतलब हवा। स्पीड ऑफ विंड इंक्रीज द इवेपोरेशन रेट। जितनी ज़्यादा तेज हवा चलेगी उतनी तेज ज़्यादा आपको इवेपोरेशन होगा। ये भी इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि अगर हवा तेज होगी तो वहाँ पर जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है ये भी तेज होगा, इवन इवेपोरेशन भी तेज होगा। तो इवेपोरेशन क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, विंड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक आता है लास्ट में इसी का, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन से क्या हमको ठंडा लगता है, जैसे कभी कभी क्या होता है वो पसीना खूब है, पंखे में बैठ गया, पंखा चल रहा है, तो जो जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है वो तुरंत उड़ के भाप वेपर स्टेट में जाना स्टोर कर देते हैं, वो वेपर स्टेट में चले गए। तो आपकी बॉडी में अब जो पानी बच गया, जो लिक्विड बच गया, जो जिसकी काइनेटिक एनर्जी कम है, तो वो आपकी बॉडी आपको बॉडी को ठंडा करता है, कूलिंग इफेक्ट देता है। ठीक, एग्जाम्पल कूलर। कूलर भी ऐसे ही काम करता है, मटका भी ऐसे ही करता है। मटके में ही होता है कि कहते हैं बाहर से बोरी लगा देते हैं हम लोग कुछ, तो उससे क्या होता है जो जिस जिस पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी वो उड़ जाएगा, और जो पार्टिकल्स में बचेंगे मटके में वो उस मटके को ठंडा बना के रखते हैं। कूलर का भी है, जब तक कूलर में घास गीली नहीं होती है तब तक कूलर उतनी ठंडी हवा नहीं फेंक पाता है। ठीक, तो ये इवेपोरेशन कॉज कूलिंग का एग्जाम्पल है। डेजर्ट कूलर हो गया, पिचर पॉट हो गया। सब मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड इनटू वेपर विच हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स वेपर में बदल जाते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है इसको बोलते हैं हाफ mv²। वी क्या होती है, वेलोसिटी होती है। ठीक, ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। और मॉलिक्यूल्स विच हैव लेस काइनेटिक एनर्जी आर लेफ्ट, जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, जिनकी काइनेटिक एनर्जी स्लो होती है, मतलब कम होती है स्पीड, वो वहीं पर रह जाते हैं, और फिर वो जब वो हम कूलिंग इफेक्ट देना शुरू कर देते हैं इवेपोरेशन में ही। ठीक, पानी तो भाप बन के उड़ रहा है, और जो जिसकी काइनेटिक एनर्जी कम है वो तो रुकेगा ना, वो टाइम लगे उसको जाने में, तो तब तक हमारी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट देगा। मटका ऐसे काम करता है, जैसे मटके में कुछ देर पानी ठंडा रहता है। कूलर, जो कूलर होता है भी ऐसे इसी कॉन्सेप्ट का काम करता है। तो ये था हमारा मैटर का टॉपिक, छोटा सा टॉपिक था जो कंपेरेटिव से यहाँ से क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। लोअर लेवल का एग्जाम हो या हाई लेवल का एग्जाम हो, अगर मैटर पूछेगा तो मैटर में इतना ही पूछेगा, इन्हीं से क्वेश्चन बनेगा। तो ये आपको मैंने जो भी पढ़ाई एनसीईआरटी से लिया है, मैंने एनसीईआरटी क्लास 9 का, अच्छा कि चैप्टर ही पढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहीं से मैंने सारा लेके आपको बता दिया है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए ये वीडियो जो उनको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। और अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए, और बस ऐसे सपोर्ट करिए मेरा। थैंक यू।